नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं बहादुरपुर मेरठ जिले के गांव में, जहां के एक लाल ने कमाल कर दिया है। हर्ष नेहरा है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 74 दिस ईयर। और जब ये रिजल्ट वाले दिन मुझको मिले, मुझे लग रहा है कि 5-10 मिनट बात करके मैंने इनको बोला था कि यार मुझे तुम्हारे गाँव आना है और तुम्हारा पॉडकास्ट में गाँव आके करूंगा, तुम्हारे परिवार वालों से मिलूंगा। अब आगे की बातचीत आप खुद वीडियो में सुनना। दादाजी, क्रिकेट में इंटरेस्ट तो है आपका, है ना? काफी। मैं तो स्पोर्ट का ही रहा ना टीचर। अच्छा, अरे स्पोर्ट का रहा हूँ। अच्छा। पूरा जिले का तो कौन से साल से कौन से साल तक थे आप? मैं रहा हूँ जी, वैसे तो मैं जूनियर हाई स्कूल में रहा हूँ। 20 साल जो है, 20 साल में स्पोर्ट में रहा हूँ जिले में। और स्टेट लेवल तक के खेल सब मेरी। इनको क्या खिलाया आपने, ये बताओ। खेला ही नहीं है ये भी। ये तो मस्त उसमें मस्त रहा किताबों किताबों में। हाँ, शुरू से ही गोल्ड मेडल रिजल्ट रहता था। अच्छा। पढ़ाई में अच्छे थे शुरू से। और लास्ट BSc। अच्छा, तो ये जब पढ़ाई में अच्छे थे तो लगता था कि IAS बनेंगे, करेंगे? ये बन रहा है जी, 4-5 सेक्शनों में और टॉपर यही रहता था। अच्छा। सेक्शनों में ऐसे लगता था उस समय कि मतलब ये कलेक्टर बन जाएंगे आगे चल के, IAS बनेंगे? जो इसके वे थे चेयरमैन, तक्षशिला में पढ़ा। हाँ। तो वे कभी मुझे यूँ क्या करते, मेरे अच्छे दोस्त थे। और जब उनका खुला तब मैंने उनकी सहायता की थी कॉलेज में भी। ये मम्मा जी हैं उसके, और ये भी इनकी मिसेज भी पुलिस में है। अच्छा। हाँ, ये हापुड़ है इस टाइम। और प्रमोशन के उसमें चल रहा है इनका प्रमोशन। तो पूरा जो शासन है वो तो घर में ही आ गया आपके। सबका है भाई, हमारे लिए तो सबके लिए गर्व की बात है, घमंड नहीं है, गर्व। नहीं, गर्व की बात है इसमें तो। नहीं, गर्व की बात है। जो घमंड करेगा वो चकना चूर। बिल्कुल। हमारी तो बिल्कुल सिद्धि यही बात। गर्व करो, हमारा बच्चा ऐसा हो गया। मैं तो ऐसे ही कहूँ, सब सही चीज। गर्व बनता भी है अंकल जी, बनता भी है गर्व, है ना? बिल्कुल। कोई चीज अचीव होती है, उसकी खुशी तो हमें सेलिब्रेट करनी ही चाहिए, उसमें कोई। लेकिन घमंड नहीं। बिल्कुल। ये गांव में बने पहली बार ही कोई IAS बने, ऐसा है? क्षेत्र में ही नहीं बने तो पहली बार है जो है। करीबन कोई मेरे ख्याल से मैं रिटायर हो गया हूँ जी। गोयल से नाम तो मेरे याद नहीं है जी। 30 साल की बात हो गई है। 30-40 साल पहले मेरठ के 30-40 साल से कोई IAS नहीं बने यहाँ? कोई IAS नहीं बना हमारे एरिया में नहीं बना। कोई नहीं बना। अच्छा, इस एरिया में जहाँ पे आप रुके हुए हैं, इस में बहादुरपुर। मैं जिले की बात कर रहा हूँ। जी। जिला मेरठ से भी 35 साल पहले बना। गोयल के गुप्ता थे वे। अच्छा। बढ़िया थे वे, बने थे वे। तो साल रिटायर भी हो लिए हो। पहले प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के सदर में जी। और वो भाजपा वालों का था। जाट उसमें प्रिंसिपल था। पहले तो आप यही सोच लो, भाजपा के पहले उस टाइम वे रिटायर हो लिए। वे भी राष्ट्रपति पुरस्कार 2004 के आसपास का टाइम कह रहे हो क्या? 4 में नहीं, 30 साल बोल रहे हैं। अच्छा। 7 में रिटायर हुए, 7-8। जी। अच्छा। मेरे से बाद में हो गया, मैं 5 में रिटायर हुआ, मेरे से छोटे हैं। तो वे यूँ कहा करते हैं कि नेहरा जी, हर्ष कुछ बनेगा। अरे मेरे से जब भी मैं मीटिंग में जाता था, पेरेंट्स मीटिंग में मैं ही जाता था, क्योंकि ये तो अपनी सर्विस में चले जाते हैं। ये इसकी मम्मी भी, इसका पापा भी, इसका चाचा भी, इसकी चाची भी। मैं ही जाता था पेरेंट्स मीटिंग में। तीनों उसी कॉलेज में थे ये तीनों। आप बैठ जाइए। तो मतलब वे जब भी जाता था, मैं ये कहते थे कि ये बनना है जी। ये नहीं कहा उन्होंने, IAS बनेगा या PCS में जाएगा या पूछ के पाले में दिख रहे थे सबको। बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसका दिमाग बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। जी। बढ़िया है। और इस विशेष इस पर बचपन से मेहनती रहे हैं ना? मेहनती रहे बचपन से। ये जब रिटायर हुए कितने साल के थे? 4 साल का रहा 4 साल के थे भाई। बताओ, रिटायरमेंट से मतलब कितना बड़ा इन्होंने जीवन का पल दिया है। नहीं मतलब अलग ही। हमारा कोई ना कोई कर्म अच्छा था। तो इस बहुत समझता हूँ इस बात को, मैं करता भी हूँ। कोई हमारा कर्म अच्छा था। 84 साल की उम्र होगी मेरी। अंकल जी, आप तो सभी चले गए। हो सकता था मैं भी जा सकता था, लेकिन मुझे ये दिन देखना, ये मुझे। अंकल जी, आप तो टीचर रहे हो, आपके सारे कर्म अच्छे रहे होंगे। हर्ष और ज्यादा दे दिया। अच्छा, ये बोल रहे हैं हर्ष नाम भी और हर्ष दे दिया। बहुत हर्षित कर दिया। बिल्कुल, सब हर्षित है।
और इनका भी योगदान बहुत रहा है। परिवारजन जब कभी जाते थे दिल्ली, इसके पास आना जाना इसी का ही रहता था। हम आप दिल्ली पुलिस में हैं? यूपी पुलिस पुलिस में तो आ जाते थे दिल्ली, जैसे मुझे कभी छोड़ना हो या कोई। यार ऐसा कहते हैं ना, मामा जो है ना उसमें 2 माँ होती हैं। तो वो एक फैक्ट है ना, हमेशा मामा से लगाव रहता है। इतने गुण इनके हैं, इतने ही हमारे। जी सर, ये जी अंकल, दोनों गुणों से ही तो चला ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनके गुणों से और हमारे गुणों से, तो जब भी तो गुण आए इसमें दोनों। सही बात है। अभी मेरे बहन को बच्चा हुआ है, तो जब उसको हुआ तो वो मेरे को भैया बोलती है, तो मामा तो उससे निकला नहीं, वो मुझे बोलता बिया बिया बिया। तो उसको पहली बार जब मामा बोला ना, मतलब वो बहुत अलग मोमेंट था मेरे लिए, कि बहुत अच्छा लगता है जब पहली बार बच्चे के मुंह से मामा सुनो। भरा हुआ है, भर के बोल रहा मामा मामा डबल हो गया। ये तो माँ सब्जी ऐसा है, माँ सब्जी। और फिर वो डबल हो गया। आपने भी जो मतलब ये भाई इसकी सहायता की है, चाहे वो सर बन के की है या आपने दोस्त बन के किया है, जो भी वो तो एक सारे स्टूडेंट दोस्ती बन जाते हैं मेरे। दोस्त की तरह ही। हाँ, ये वास्तविकता है, होनी चाहिए। और जो अच्छा बच्चा है उसका तो दोस्त हो ही जाता है। अच्छे बच्चे के साथ तो दोस्त हो ही जाता है। बिल्कुल। एक एज भी ऐसी होती है ना अंकल जी की थॉट का, सारे प्रोसेस का, और ये प्रोसेस है ना उसमें सिर्फ सिलेबस की और प्रॉब्लम नहीं आती, लाइफ की और भी प्रॉब्लम है जो एक टीचर के साथ शेयर कर सकता है। तो रिजल्ट आया था तो ये दोपहर में आए थे मिलने, तो मैंने कहा आ जाओ एक बार। तो पहली बार ही बात करी थी ना मैंने तभी इनको बोला था कि तुम्हारे गांव चलूंगा मैं। हाँ, मतलब मुझे बात करते समझ में आ गया कि यार ये लड़का मतलब गांव से उठा हुआ लड़का है ही है। जी जी। और मतलब हम ना, मैं भी गांव से आता हूँ, ये भी गांव से आते हैं, हमें तो इसलिए तो गांव जाके बात करेंगे। गांव में कोई भी संसाधन नहीं होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि ना तो कोई लाइब्रेरी है इस तरह की हाँ जी। गाँव में आसपास कहीं भी नहीं है। हाँ है जी। मेरठ में भी कोई खास नहीं है। मैं परसों इन्होंने जाट महासभा वाले का वहाँ बोल कहा था, मैंने कहा जी यहाँ भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। सचिन सर आए थे, जी जी जी। सचिन सर से भी मैंने बोला, मैंने कहा आप अपनी एक शाखा खोल दो ना, जब आप वहाँ कर रहे एक शाखा खोल दो ना भाई, यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ आपसे मिलेगा। क्योंकि जो देहात की प्रतिभा है उनको विकसित करने के लिए हाँ जरूरी है मेरठ में भी कोई उसका बिल्कुल शाखा हो। माहौल बनता है तो देखो ज्यादा मेरे साथ इजी हो जाता है। जी बिल्कुल अंकल जी, मैं बिल्कुल यहाँ खोलूँगा 1-2 साल में। मैं जगह बहुत अच्छा बोलते हैं दादाजी। मैं यही देख रहा हूँ टीचिंग जो फील्ड है ना वैसे भी सोशली एक्टिव भी रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप दादाजी। की वजह से इलेक्शन में से आया हूँ। हमारा बथुआ इंटर कॉलेज का इलेक्शन चल रहा है। अच्छा थैंक यू बहुत शुक्रिया। इसे फोन करा आ रहे हैं सर। नहीं तो मैंने इनको पूछा था कि ये मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि जब इनसे मिले ना तो बात करते समझ में आया कि यार ये जुड़ा हुआ बच्चा है, मतलब बहुत आत्मीयता दिखती है। मतलब बच्चे से मिलते हो ना, सब तरह के बच्चे आते हैं तो समझ में आता है कि ये वैसा ही बंदा हमारा जैसा ही है कोई। तो मैं इनको उसी दिन बोला था कि यार नेहरा जी मैं गाँव आ सकता हूँ क्या आपके? तो उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल आओ। दरवाजा खुला मिलेगा, ऐसे नहीं है। नेहरा जी पहली बार कब ऐसा प्लान बना कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? सर 11th-12th के बीच में जो छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे सोचा मैंने कि सिविल सर्विसेज किया जाए, क्योंकि तभी मुझे पता चला था कि यूपीएससी कुछ होता है, आईएएस कुछ होता है। उससे पहले तो मेरा प्लान था कि एमबीबीएस कर लूँगा या बायोलॉजी में फील्ड में कुछ कर लूँगा। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि यूपीएससी है, आईएएस है, कितना इम्पैक्ट आप ला सकते हो, और अपने रूरल बैकग्राउंड से आता हूं तो रूरल एरिया में कितना काम किया जा सकता है, तो मैंने सोचा कि ये किया जा सकता है। यार मैं तो सर को ये कह ही रहा था, तो उसको प्रॉब्लम भी ज्यादा समझ में आती है और वो समस्याओं को जानता भी है कैसे सॉल्व करनी है। पहले फ्यूचर में भी वो ज्यादा सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट होता है इन कंपैरिजन की, जो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, बट स्टिल एक डिफरेंस जो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। रूरल एरिया के जो भी हो, मतलब वो पता रहे उसको। दूसरी बात है मुझे उन चीजों को कभी देखा नहीं प्रैक्टिकली, तो वो क्या उस चीज हाँ हाँ हाँ, एक गैप तो रहता ही है फिर उस आदमी में। जब जैसे कोई नागरिक मिलते हैं ना, ऑफिशियल से मिलते हैं, तो एक डिस्टेंस तो पद का हो ही जाता है कि भाई वो कलेक्टर है तो कलेक्टर होता है अपने यहाँ। बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा जो व्यक्तित्व है इनसे कोई मिलेगा ना तो डिस्टेंस लगेगी नहीं। जैसे रिजल्ट के बाद मेरे को लगा कि अरे तो मेरे जैसे गाँव से उठ के आया है, ये तो गाँव जाऊंगा मैं इसके। तो जब कोई इनसे बात करेगा ना आगे चल के, तो ये वैसे व्यक्तित्व है इनका कि गाँव मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो मेरे को लगता है कि सर वो भी बहुत बड़ी बात है कि लोग इनसे मिलेंगे और ये पीपुल्स ऑफिसर बनेंगे। मुझे मतलब कोई उम्मीद है इनसे ऐसी। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
ये बताओ तो अब गांव में इस क्षेत्र से इसके पहले तो निकला नहीं कोई, तो अभी काफी दिन हो गए रिजल्ट आए, अब तो 20 दिन हो गए, 20 से ज़्यादा दिन। हाँ 20 से ज्यादा दिन हो गए। तो बच्चे जिन्होंने बोला कि हमको आईएएस बनना है आपको देख के। जी सर, मेरठ से भी, गांव से भी बच्चे काफ़ी कि गाइडेंस के लिए, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनको बताता हूँ बातें, मैं उनको मतलब नंबर शेयर कर देता हूँ कि हम बात कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और जो जिनको शायद पहले डायरेक्शन नहीं पता थी, शायद उस वे में मैं कुछ गाइड कर पाऊंगा। नहीं ये मतलब जैसे था ना कि 83 का वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, तो स्पोर्ट्स के हैं, तो उसके पहले क्रिकेट उतने लोग नहीं फॉलो करते थे, पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद काफी गिने चुने लोग। 83 के बाद ज्यादा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो गिने चुने लोग रहे थे, और वो भी भाई भतीजावाद वाले। हाँ जी, ये भी बड़ी बात जीतते है। हैं या ना जीतते हैं, हाँ। लेकिन भाई भतीजावाद था पहले तो उनके चैन में। एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मुझे अंकल पता है जी, जैसे चलता है जी सर। ऐसा ही है, सिस्टम में से ही था पहले। हाँ। आज नहीं है, आज जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो पहुंचेगा। सही बात जो है। कुछ करेगा तो पावेगा, हाँ जी, नहीं करेगा तो नहीं पावेगा। बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल है ही नहीं। लोकोक्ति में करेगा तो पावेगा। हाँ नैरा जी 11th 12th में वैसे यार देखो गर्मी की छुट्टियों में ज्यादातर लोग मामा के यहाँ ही जाते हैं, पर आप यार कुछ और ही सोच रहे थे मतलब ऐसा क्यों, और ये क्या मतलब कुछ तो होगा ऐसा जो ट्रिगर किया होगा? सर मतलब कुछ तो यही था कि जो मैंने आपको बताया, बाकी था कि मेरे मामा जी चाहते थे कि मैं, जैसे ये पुलिस में है कि मैं इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करूं, तो फिर मामा जी की तरफ से भी जब मैं मामा के यहाँ जाता था तो बात होती थी इस बारे में। जी, तो जी, फिर जी, मैंने जी, थोड़ा जी। यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो वहाँ से पता चला कि ये कुछ होता है। तो मामा जी भी मतलब उन छुट्टियों में मामा जी से बात हो जाती थी, जी, तो जी, जी, जी। उस डायरेक्शन मिल गई वो। फिर आपने 11th 12th में सोचा यार, तो क्या बाद में मतलब बीएससी वर्सेस बीए का भी प्रेशर रहा होगा कि यार बीए करना चाहिए, क्या हेल्प मिलेगी? जी सर, मतलब मैंने सोचा था, लेकिन मेरा ये भी था कि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी में था, तो आई थिंक ग्रेजुएशन में कि अगर थोड़ा नॉन सब्जेक्ट होंगे तो मैं इजीली उनको हैंडल कर पाऊंगा, और फिर यूपीएससी पे भी थोड़ा ध्यान दे पाऊंगा, जी 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 जी। सिविल सर्विसेज की प्रेप पे। मैंने यही सोचा था। तो तैयारी कब शुरू करी? जैसे 11वीं 12वीं में अपने मन बनाया पहली बार, तो ग्रेजुएशन में पढ़ा थोड़ा बहुत कि उसके बाद? सर जब मैं 11th 12th मतलब 12th में था मैं, तो तब मैंने थोड़ा देखा, टॉपर स्टॉक देखी उस टाइम पे, ऐसे यूट्यूब पे बच्चे आप ही टाइम पास देखेंगे अब करते जैसे हैं, अब। तो मैंने वो देखी। फिर सिलेबस भी उस टाइम पे मैंने देखा, और लकीली टॉपर कॉपीज भी होती थी उस टाइम पे, तो मतलब पता तो कुछ था नहीं। जैसे सोशल ऑडिट का एक क्वेश्चन था, मैंने देखा था टॉपर कॉपी में, तो पता तो नहीं था कि सोशल ऑडिट क्या है। तो वो जब आंसर पढ़ा तो सोचा कि अच्छा पढ़ के ऐसा लिखा जा सकता है। तो फिर मैंने 2-3 साल तो मेरे बुक लिस्ट बनाने में, इन सब में गुजर गए। पढ़ाई तो ऐसी एज सच हुई नहीं, लेकिन मैंने 3rd ईयर में जब मैं आ गया, आई थिंक 31 जून को मेरे 2nd ईयर का फाइनल एग्जाम था, 1 जुलाई से मैंने प्रॉपर फोकस करना शुरू कर दिया था 2022 से। तो तब से मैंने फुल टाइम 22 से अब तैयारी आपने करी है। पहला अटेम्प्ट कब दिया था? 24 में पहला अटेम्प्ट दिया था, जब मैं एलिजिबल हुआ था 24 में। तो अभी क्या उम्र है आपकी? सर 23 दिसंबर में। 23 साल में कलेक्टर बन रहे हो भाई। तो दिस जर्नी बहुत बड़ी विल बात है। ऑटोमेटिकली रीच टू सेक्रेटरी, मतलब 23 इज क्वाइट 23 यंग। का मतलब तो बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे। यार आप गांव में मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो गांव में ही हुई है? सर शुरू की एजुकेशन गांव में हुई। जैसे यहाँ पे भी मेरी मम्मी जैसे टीचर हैं, जी। तो मैं जब छोटा था तो मैं जाके बैठ जाता था, नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी, तो मैं गांव में पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। मैं मामा जी के यहाँ भी रहता था, तो वहाँ पे भी एक सरस्वती शिशु मंदिर था, तो वहाँ पे चला जाता था मैं। बट जो प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन है उसके लिए हमारे गांव में स्कूल बस आती थी, तो मैं मेरठ चला जाता था, 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो जैसे यहाँ से आप आते हो गांव से और तैयारी का मन बनाया था, तो ऐसे लगा नहीं कि यार मतलब कि शहर से नहीं आता, गांव से आता हूँ, तो इसकी वजह से कुछ लगा कि यार मेरे चांसेस शायद कम हो जाएं तैयारी में, या मेरा ना हो पाए? ऐसा फील आया कभी? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी लगा इस तरह से? सर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज सच तो लगा नहीं, क्योंकि आई थिंक मुझे मेरी एबिलिटी पे थोड़ा सा विश्वास था कि जब मैं देखता था, कोई चीज़ पढ़ता था तो समझ आ जाती थी, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो एज सच तो नहीं लगा कि एटलीस्ट प्री मेंस में तो जहाँ कोई इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है, वहाँ तो मुझे लगता था कि मैं खुद से कर सकता हूँ ठीक चीज़ें। तो एज सच इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आया। सर जो दादाजी हैं इनको तो कह ही रहे थे लोग कि बच्चा कुछ बनेगा, तो मुझे लग रहा है कि जब ऐसा माहौल रहता है तो दो बात वो जरूर हुई हमारी फैमिली में जी। तो हमारी फैमिली सारी क्वालिफिकेशन जी 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 जी। अच्छे पढ़े लिखे हैं सब। एक वातावरण इसका ये भी रहा, हम तो इससे शुरू से यही कहते रहे, जो तुझे अच्छा लगे वो कर।
हम तेरे पर दबाव नहीं गिरेंगे, ना ये क्या भाई तू फला फला उसमें जाना, तुझे वहाँ जाना नहीं, आ जाओ। जो तेरी चॉइस हो उसमें जा। पहले इसने मेडिकल मदर है आपकी? वो बनाया, ये टीचर है ये। अच्छा। हाँ, तो एक वातावरण हमने इसके लिए यही रखा अपनी इच्छा अनुसार। सबसे पहली बात हमारी यही थी, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। बड़ी बात है जाना मतलब चाहता- पेरेंट्स हाँ। का हाँ, उस तरह से टाइम। वो रहना है। जिसमें जाना मतलब- चाहता हो उसमें जाओ, हमारा दबाव नहीं किसी भी आदमी का, हमारा कोई दबाव नहीं था अब तुझे नहीं यही करना है, तुझे यही जी। पढ़ना है। तो क्या करते अगर ये आईएएस का ना रहता तो क्या मन में था, दूसरा ऑप्शन क्या था मन में? सर एज सच तो नहीं था, बट आई थिंक लॉ कर लेता या कोई और एग्जाम देखता, अच्छा, यही था मन में एज सच। बहुत फर्म बिलीफ दिख रहा है सर, मतलब कोई बी प्लान नहीं सोचा कुछ नहीं। हाँ, कुछ ये नहीं। कर ही देंगे, 23 साल में बन भी गए। तो अपने गांव से जो भी बच्चा आता है ना 11th 12th आज भी यही है कि यार डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। मतलब यार वो बहुत टफ डिसीजन रहा होगा आपके लिए भी, आंटी जी आपके लिए भी, कि मतलब डॉक्टर ना छोड़ के हम उस पाथ को लेके जाएंगे। मतलब कैसे डिसाइड आईआईटी किया? में ना जाओ, हाँ। तो बच्चा पढ़ने में अच्छा तो यही बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कर लो। तो ये शैतानी भी बहुत करता था। हाँ, अब ये निकलेंगे ना बताओ। ज्यादा। ये बताओ। अधूरा होमवर्क भी देवे थी जो मैडम, को भी अधूरा मैं बहुत पीट के करवाती थी। पढ़ाई हुई है तुम्हारी खूब। जी सर। ये बात तो है जिस सर। दिन नहीं, ये- गुस्सा आ जावे था देखो- बस उस दिन सुधारती थी मैं। वैसे आंटी जी ये पिटाई तो टीचिंग अगर है, फादर बचता मदर है ना, टीचिंग थोड़ा में तो सा ज्यादा होती है ना। बचने का होता है कि सब बच जाऊं, लेकिन फिर जब ये लाइन पे लग गया, लाइन पे लगाया, ऐसी नहीं, इसकी मेहनत माँ है, का तो बहुत बड़ा रोल है ऐसी सर। नहीं है। मम्मी बच्चे ऐसे भी है जो पीरियड छोड़ के पिक्चर देखने जा, और जी, मैं जी, तुम्हें कभी भी नहीं जाता, और मैं तुम्हें दिन बताया तो मुझे विश्वास था। बिल्कुल 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 नहीं मेरा फिर तो ठीक है बेटे, वहाँ पे भी जैसा दिल्ली जा रहा 3 साल से, जी जी तो जी 4-5 दिन में ऐसा होता था, यू सो जावा था, जैसा पढ़ता हाँ, होगा हाँ, हाँ, तो फिर यू किसी भी टाइम सो जावा था, मेरा फोन नहीं उठाता तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। जी, जी, मतलब जी, मैसेज जी, तो छोड़ देकर, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था कि कहीं पिक्चर देखने जा रहा या हाँ, कहीं क्लब में जा रहा है। सही बात। तो जब मैं ऐसा समझा कि मम्मी तो टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ, मैं तेरा बेटा बहुत बढ़िया हूँ। हाँ। तो आंटी जी मेरे ख्याल से रिजल्ट आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि सच में बेटा अच्छा है ना? इसका पहले नहीं पता था। ये मैं बात बताता हूँ इसमें ना, माँ बाप को हम चिंता कुछ तो हुआ, बिल्कुल है। किसी जन हुई, चिंता कुछ रखनी बात भी हो चाहिए। गई, तो जब अगर माँ बाप चिंता नहीं कि रखते तो मम्मी फिर तुम उनका टेंशन ना लो, क्या? मेरा नंबर भी नहीं आया तब भी मैं ऐसा कर लूंगा। वो मका जी, बेटे जी, ऐसा जी, भी कुछ मत कर, तू अपना फोकस कर, अभी 5-6 साल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अभी टाइम है, अभी अभी ना तो मैं 23 इनसे की मिला एज था है। आंटी, आकृति है, वो स्टूडेंट है, वो भी मेरी 93 रैंक है उनकी, हाँ जी, तो उनकी मदर भी आई थी उनके संग, और यही बात थी कि मतलब एज ए गर्ल उनको फ्रीडम दी गई कि भाई आप करो, तो वो भी यही बोल रही थी कि सर ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के संग आती है। हाँ जी, मतलब हम सोचते थे कि भाई माँ बाप ने हमको फ्रीडम दी है कि हम अपना करियर चूज करें, हम ऐसे चीज़ों को परस्यू करें, हम बाहर जाएं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम उसको विश्वास को तोड़े ना। एक ऐसा था जैसे मैंने 3-4 में बीएड करी, जी 2 में ये बेटा पैदा हो गया था, 4 में फिर बेटी पैदा हुई। जी 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 तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाया, हम्म। ये इंग्लिश मीडियम, और हिंदी इनकी जब मैं कभी न पढ़ाती थी, वही बच्चे मैं स्कूल में पढ़ा रही और वही बच्चे मेरे घर पे थे, बिल्कुल, छोटे बिल्कुल। छोटे। जी, 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 तो जी, जी। जैसा हिंदी में मुझे वीक लगे थे तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं हिंदी मीडियम में नहीं सही ने घर पे कराया, बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम वहाँ पे किया स्कूल इन्होंने। हाँ, तो दोनों भाषाओं का बैलेंस बना रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है। तो ऐसे करते थे, ये स्कूल में से आते थे तो मेरे स्कूल में ही जाते थे, घर पर नहीं आते थे। 2-3 घंटे फिर ये मेरे स्कूल में ही अच्छा, ये स्कूल से आपके स्कूल में जाते फिर आपके साथ ही वापस आते? बाबा जी है, दादाजी है घर जी, पे, जी, वहाँ जी, चले जी। जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे बच्चे हाँ मैं जी, तो हाँ जी, हम भी हाँ जी। पढ़ेंगे तुम्हारे साथ ही। पहले वहाँ पढ़ के आवे थे तक्षशिला में, जी, फिर जी, मेरे जी। स्कूल में पढ़ते थे। अब एक बात बताइए, मेरे पिताजी भी स्कूल में हैं, तो मैं भी उन्हीं के संग सरकारी स्कूल में जाता था पढ़ने, हाँ जी, हाँ जी। तो उस बात का प्रेशर रहता है क्या अलग, कि बच्चों को ये फील ना हो जाए कि मैं इसको अलग से ट्रीट कर रही हूँ बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। हाँ हाँ हाँ, और- जैसे और- और- कर देते थे और- कि मम्मी कुर्सी पे बैठी तो मैं भी कुर्सी पे बैठूंगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ या जी। हर्षिता कर देती थी, लेकिन मैं कभी नहीं करूँ थी। तो मैं वहाँ से ऐसे डांटती, मैं नहीं बेटे बच्चों के पास बैठ। तो जब मानने नहीं थे तो घर आके फिर इनकी कुटाई करती, अगले दिन फिर मैं चटाई पे ही बैठ जी, जी, गई। जी। मैंने ऐसा फील नहीं करा कि भाई सब बच्चे हैं, इन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए जी। कि ये मैडम के बच्चे हैं या वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहीं चटाई पे बैठाती। अच्छा, तुम्हें ऐसा एक- फील हुआ कि जब समझ आते थे मम्मी उसी स्कूल में है, तो ऐसा फील होता था कि यार, तो माँ दिखती थी कि टीचर दिखती थी वहाँ पे?
तो वहाँ तो टीचर दिखती थी होंगी। पिटाई हो रही थी हाँ, इसलिए। लेकिन बच्चे जैसे बताते थे कि ये मैम जी के बेटे हैं, ये मैम वो जी की एक बेटी हैं, तो special- उससे हाँ, पता एक चल जाता special था। treatment। क्योंकि मम्मी के जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा स्पेशल करा देते थे। मेरी ताई जी थी, वो स्कूल में थी, टीचर थी। तो यार नेहरा जी, हमें एक चीज़ और मिलती थी एक्स्ट्रा, कि जब कोई एसडीओ वगैरह आते तो जो खाना पीना मंगवाते हैं ना तो हमें ये चक्कर रहता था कि यार ये अपन भी बाद में करेंगे एंजॉयमेंट, बट उसके अंदर एक चीज हमेशा रहती थी कि पिटाई भी ज्यादा होती थी। जैसे छुट्टी मिलती थी ना, जब जब पे आ रहा हूँ हाँ। सर, मैं तो मेरे संग तो ऐसा हुआ था कि मतलब एक बच्चे ने ऐसे कंप्लेन कर दी पिताजी से मेरी, और झूठी कंप्लेन, हाँ। और पिताजी ने कुछ नहीं कहा, मेरे को बुलाया ऑफिस में, सब टीचर बैठे हुए हैं और मेरे को कह रहे हैं कि तूने ऐसा किया क्या। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, और उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मतलब सबके सामने। फिर और टीचर आए, उन्होंने बोला कि साहब सीख जाएगा छोड़ो यार। और बाद में वो बच्चा मेरे पास आता है जिसने कंप्लेन करी कि यार हम तो चेक कर रहे थे कि पापा तुझे पीटेंगे कि नहीं, मतलब ऐसा भी हुआ है मेरे संग। हाँ, बच्चे ने बाद में आके कही मेरे कि को पीटेंगे, टीचर है, सही, हाँ, पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे चेक करते हैं। सही बात। और मैं पिट गया उस चक्कर में फालतू में। ये मतलब ये मतलब ये तो सोचा है कि मम्मी टीचर है, यहाँ तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। तो ये घर पे आके पिटते थे। आंटी जी, जब आप पढ़ाते थे बचपन में, छोटे छोटे थे तब, तो एसडीओ वगैरह आते थे, आपको लगता था कि यार उस लेवल तक पहुंचाना है, या क्या सोचते थे कि क्या बनाना चाहिए उस टाइम? कुछ ऐसा सोचते थे? तो बड़ा हमेशा ये होता है कि जैसे 10वीं 11वीं में ये क्या लगा था, ये पढ़ता था। एक दिन कह रहा कि अम्मा का बेटे तुम भी एडी कर लिए, टीचर ही बन जाइए। तो इसने कहा देख मम्मी कैसी परिस्थितियों में पढ़ी, हमें तो बहुत सुविधा दे रखी मम्मी ने, और मम्मी तो एक शिक्षिका है, और मम्मी पापा तो किसान थे, तब ये इस मुकाम पे पहुंच गई टीचर पे। और अगर हम इसी मुकाम पे हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे, सब कुछ सुविधा मिल रही है हमें, तो हम अगर टीचर बने तुझे शर्म नहीं आने की? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक प्रोग्रेस तो करो कम से कम, है ना? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने ना वो जो इनको रिसोर्सेज मिले उसको जिम्मेदारी की तरह देखा है। नहीं टीचर नहीं बनना, हर चीज तुझे कुछ मम्मी से बड़ा बनना है, तभी तो कुछ मम्मी को हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की होनी चाहिए वो, है ना? जी जी तो जी, ये सब बात क्या देता था पहले। फाउंडेशन के बाद भी आई थिंक एक लंबी जर्नी है। बिल्कुल है। फाउंडेशन के बाद बिल्कुल फाउंडेशन आपको बेस बना के दे देता है। बेस बना के स्टिल आप आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे तो कैसे, ये क्या डिसीजन आपने कैसे लिया कि मुझे फाउंडेशन कोई लेना ही नहीं है, खुद से ही करना है? सर आई थिंक शुरू में जब मैं खुद से किताबें पढ़ी तो समझ आ रहा था, और इवन मैं बताता हूँ आपको, मैंने 2023 का एग्जाम अटेम्प्ट किया था खुद से, तब तो मेरा 1 साल था अटेम्प्ट होने में। प्री मैंने खुद से अटेम्प्ट किया था घर पे बैठ के यहीं पे, आई थिंक मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे उसमें, 107 आ गए थे दिल्ली जाने से पहले उस टाइम पे। 107 अच्छा नंबर है तो फिर मैंने सोचा कि मतलब ऐसे जीएस में तो नहीं चाहिए कोई हेल्प। सर। तो 123 के पहले फिर क्या पढ़ लिया था? सर मैंने बुक्स तो एनसीईआरटीज पढ़ ली थी, रेफरेंस बुक्स मैंने पढ़ ली थी, खुद से ही पढ़ ली थी? हाँ सर, वो समझ आ गया था। एंड ऐसा एक एमसीक्यू का आई थिंक एप्टीट्यूड किसी तरीके से डेवलप हो गया था उस टाइम पे, उस टाइम पे वो भी चीज। यार आपने जो तैयारी की उसमें प्रीलिम्स को अलग से रखा, या आपने कंबाइंड तैयारी की? पहले तो आई थिंक पहले 8 महीने 1 साल तो दोनों कंबाइन ही चलते हैं। आप मेंस के नोट्स बना रहे होते हो तो आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे ही, बिल्कुल, आप मेंस की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे ही, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वो कंबाइन होती है। मेंस के नोट्स आप बनाते हो लेकिन प्री की आप नॉलेज गेन करते रहते हो। फिर आई थिंक अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो 6 महीने पहले आप प्रॉपर उस पर शिफ्ट हो जाते हो कि मुझे 3 महीने रिवाइज करना है। तो वो वही मैंने किया था कि पहले तो साथ साथ चल रहा था सब, कि मेंस के नोट्स बन रहे हैं, साथ में रेफरेंस बुक्स पढ़ी जा रही हैं, तो नॉलेज गैदर हो रही है बेसिकली और एक जगह कंपाइल हो रही है। फिर प्री जब आने वाला होता है तब प्रॉपर प्री पे शिफ्ट हो जाते हो कि अब एमसीक्यू टेस्ट लगाऊंगा, हर हफ्ते लगाऊंगा या ऑल्टरनेट डे पे लगाऊंगा, पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। उससे पहले भी आप पीवाईक्यूज देखते हो। तो प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन शुरू करी आपने डेडिकेटेड 2-3 महीने पहले, तो उसके पहले एक बार ऑप्शनल खत्म कर चुके थे? जी सर, वो उसके पहले ऑप्शनल मेरा आई थिंक 100% नोट्स पूरे थे, और एक बार शायद रिवीजन हो चुका था और थोड़े बहुत आंसर लिख चुका था। पहला अटेम्प्ट आपने दिया 24? सारे नोट्स बना चुका था, तो ऑप्शनल मेरा अच्छा खासा रेडी था उससे पहले। आइडियली बाय दिसंबर 2023 आप मेंस को पूरा तैयार कर चुके थे? यस सर, जीएस में आई थिंक 75% नोट्स तैयार थे। तो जीएस का मेंस भी कर लिया, खाली प्रीलिम्स वाला किया था? मेंस के 75% नोट्स हो गए थे और कुछ आंसर लिख लिए थे। अच्छा ठीक है। तो फिर 24 में इंटरव्यू दिया था? तो पहले अटेम्प्ट आपने इंटरव्यू दिया था? जी सर। डाउट रहता है बंदे के मन में, हर बच्चा जो प्रिपेयर करता है, कि टेस्ट का नंबर ज्यादा बढ़ाना चाहिए या एक ही टेस्ट को बार बार रिवाइज करना चाहिए? आपका सर प्री या मेंस? प्री के लिए प्री के लिए आई थिंक सर मेन चीज
टेस्ट का गोल है आपके गैप्स आइडेंटिफाई करना, उसके मतलब नंबर चलो एक बेसिक मिनिमम तो आने ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 130 150 टारगेट करें। उसमें है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं रादर देन सही जो आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा फोकस करें गलतियां कहाँ कर रहे हैं। या तो वो आपने अगर वो पढ़ा है तो वो रिवाइज ढंग से नहीं हुआ है, ये आइडेंटिफाई करना है। या दूसरा गोल आई थिंक है कि वो एप्टीट्यूड डेवलप करना, कि जो आपको नहीं पता है कोई क्वेश्चन तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसकी लैंग्वेज से, लॉजिक से। जी जी जी। तो आई थिंक टेस्ट के ये गोल ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन मार्क्स मैक्सिमाइज करना। तो नोट्स आप कैसे बनाते थे कि जब प्रीलिम्स के पहले स्टार्ट करी तैयारी तो उसके पहले नोट्स खुद से बना लिए थे कि आप अंडरलाइन वाला ही खाली करते थे? नहीं क्या सर, था? मैं नोट्स बनाता था कि एक सिलेबस का टॉपिक हो गया है, फिर वो तो ब्रॉड गाइडलाइन हो गई सिलेबस का टॉपिक, फिर आई थिंक डायमेंशंस उसमें पता लगाने के लिए PYQs हो गए। तो ये मैंने पता क्वेश्चन लगा कहाँ से आ रहा है? जी जी, क्वेश्चन की क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए इसमें। फिर मैंने मटेरियल पढ़ा जो भी 4-5 जगह से, नेट से। फिर मेरे को ये होता था कि नोट्स में इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, बेसिक डायमेंशंस कवर हो जानी चाहिए, कंक्लूजन हो चाहिए, और चांद तारे आई मीन वैल्यू एडिशन होना चाहिए। चांद तारे होने चाहिए। चांद तारे क्या होते हैं? डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना? डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा, फैक्ट्स। तो क्या ऐसा है मतलब यार आपने हर टॉपिक को, या टॉपिक नहीं तो आपने आइडियली कुछ 10-15 जैसे मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में कुछ स्पेसिफिक 30 डायग्राम्स देता हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यूज होते हैं। क्या आपके पास ऐसा सेट ऑफ डायग्राम्स था कि इसको मैं रिपीटेटिवली यूज करूंगा? जी सर, मैंने आई थिंक A4 शीट्स पे 4-5 A4 शीट्स पे मैंने बुक से निकाल के डायग्राम्स बना रखे हैं हाथ से। और इवन अगर कोई ऐसा कंसेप्ट भी आ जाता है जो जिसके डायग्राम नहीं है तो वो विजुअलाइज आप करके डायग्राम बना सकते हो इजीली। एंथ्रो में भी आई थिंक काफी डायग्राम्स एंथ्रो में भी डायग्राम यार बीइंग फ्रॉम बायो मतलब आपका इंटरेस्ट था तो आपको सी सेट में प्रॉब्लम आई होगी? सर आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन मेरा ठीक था, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो वो ठीक हो जाता था, रीजनिंग भी ठीक थी। मैथ्स में मैंने प्रैक्टिस की थी क्योंकि वो जो 23 का मैंने घर पे ही अटेम्प्ट किया था वो तो मेरा सी सेट नहीं हुआ था उसमें तो जो घर पे, लेकिन कॉम्बिनेशन तो ठीक होगा ही, घर बैठे ही 104 नंबर आए 2023 वाले। बिल्कुल तैयारी शुरू करने से पहले ही पेपर दिया और आंटी जी हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें पढ़ा रही हैं तो इम्पैक्ट तो अपने आप आ जाएगा। ये बताओ कि अभी प्रीलिम्स को 2 महीने बचे हैं, तो अब इन नेक्स्ट 2 महीनों को किसी को स्ट्रेटजाइज करना हो कि यार मैं कैसे यूज करूंगा, तो इन 2 महीनों में क्या करना चाहिए प्रीलिम्स देने वाले बच्चे? स्टैटिक सब्जेक्ट का रिवीजन एक तो कि जो सब सही कर रहे हैं वो तो गलत ना हो। आई थिंक 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और आई थिंक साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट में से कोई एक। हिस्ट्री भी ठीक ठाक होनी चाहिए बट स्टिल आप एंशिएंट हिस्ट्री में इतना वो नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। तो ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके ठीक हैं और तो इनको मतलब रिवाइज तो सभी को करो और टेस्ट दो। अब तो मतलब मैक्सिमम टेस्ट करके फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए कि सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए? फुल लेंथ, अभी तो फुल लेंथ अच्छे फुल रहेंगे। लेंथ जी सर। कितने नंबर ऑफ टेस्ट प्लान कर लेने चाहिए अगले 2 महीने के लिए? 2 महीने में आई थिंक 12 से 14 टेस्ट तो हो जाने चाहिए 2 महीने में। तो जब आप टेस्ट देते थे तो टेस्ट के नोट्स अलग से बनाते थे कि वहीं पे मार्क कर लेते थे, क्या प्रोसेस? मैं टेस्ट के सॉल्यूशन में हाईलाइट कर लेता था अगर मेरे को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर वो अगर कोई स्टैटिक वाली चीज़ है तो वो अगली बार दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये गलत किया था, वो रिवाइज करते टाइम। अदरवाइज कोई नई इन्फॉर्मेशन है या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लग रहा है स्टैटिक के रिलेटेड है लेकिन किताब में नहीं है, तो वो मैं किताब में लिख लेता था। ऐसा कोई नई इन्फॉर्मेशन आती थी तो उसको मैं जस्ट हाईलाइट करके दिमाग में। तो सी सेट आपने बताया था कि 23 में आपने अटेम्प्ट दिया था, बिना तैयारी शुरू की अच्छे से, मतलब दिन ली जाए घर पे ही, तो सी सेट में क्वालिफाई आप नहीं कर रहे थे, बस पेपर 1 में 4 नंबर 5 नंबर आपके थे, तो सी सेट के लिए क्या किया आपने? सी सेट के लिए मैंने आई थिंक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ठीक था, मैथ्स और रीजनिंग में मैंने टॉपिक वाइज स्टडी की कि जैसे जो इजी टॉपिक्स हैं, परसेंटेजेस, कैलेंडर, कैलकुलेटर, ये मतलब ये सब जो टॉपिक्स आते हैं, और नंबर सिस्टम भी, कि ये इसमें से मैं कुछ तो मार्क्स गेन कर लूँ क्योंकि इंग्लिश से आई थिंक 55 से 56 मार्क्स मेरे बन जाते थे, तो एडिशनल जो 20 नंबर 30 नंबर बनाने हैं वो मैं इनसे बना लूँ, ये किया। और वो मार्जिन कवर हो जाएगा। PYQs काफ़ी सोल्व किए बैठ के। तो सी सेट के लिए ये किया था कि प्रैक्टिस आई थिंक ज़रूरी है सी सेट के लिए। तो क्वान्टिफाई करें प्रैक्टिस को, अगले 2 महीनों में कितने टेस्ट सी सेट के लिए होंगे आपने? सर सी सेट तो आई थिंक वीकली एक तो हो ही जाना चाहिए अगर आपका सी सेट कमज़ोर है, यही है। अदरवाइज प्रॉपर टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हो तो एक सब्जेक्ट उठा के हर दूसरे दिन उसके 10 क्वेश्चन कर लिए PYQs, वो भी ठीक रहता। हर्ष का प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर मैं एक डेली रूटीन पूछूं तो वो डेली रूटीन क्या है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? सर मेरा डेली रूटीन ये था कि मैं सुबह टेस्ट लिखने जाता था 1 घंटे का, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो सुबह आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ जाता था, मैं और मेरे दोस्त थे जो दिल्ली साथ रहते थे, तो फिर आई थिंक 7 बजे से वो टेस्ट होता था। जाते पहले तो बस बिना नहाए ही टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के बीच? जी सर। किसी जीएस या क्या? जीएस के टेस्ट थे, ठीक है। तो आई थिंक 7 से 8 वो टेस्ट दिया, फिर 8 से 9 तक फ्रेश हो गए, खाना खा लिया, ये सब करके
9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाते थे। फिर पहले तो वो टेस्ट के ही सॉल्यूशन आ जाते थे, तो उनको देखते थे कोई नया क्वेश्चन है या कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर अगले शायद एक दिन छोड़ के टेस्ट होता था, तो फिर उस दिन एंथ्रो मैं ऑप्शनल को दे देता था जिस दिन टेस्ट दिया है। मेजर आई थिंक 70% टाइम मैं ऑप्शनल को दे देता था। तो 12-1 बजे तक पढ़े, 12:30 बजे फिर लंच करने चले गए, फिर 40 मिनट में आ गए, फिर बैठ गए, फिर शाम को चाय पीने चले गए। आई थिंक पढ़ाई होती थी, बीच में ब्रेक्स होते थे। तो ये कैसे इंश्योर करते थे कि अभी मैं देखते हैं कि बच्चे ब्रेक्स पे चले जाते हैं तो फिर ब्रेक ही चलता रहता है उनका। जी सर। तो वो ब्रेक को कैसे कंटेन कर रहे हैं? आंटी जी का कंसर्न भी रहता है कि ब्रेक तो ऐसा ना हो कि ब्रेक ही चल जाए फिर वो। तो वो मतलब दोस्तों के संग जा रहे हैं तो कैसे उसको रेगुलेट करते थे? आई थिंक एक तो खुद से पता हो कि अच्छा इतना लंबा ब्रेक है, ब्रेक का गोल डिफाइन होना चाहिए कि ब्रेक है किस लिए, तो वो चीज हो जाए तो वापस आ जाओ। दूसरा आई थिंक मेरा फ्रेंड ग्रुप ठीक था, हम एक ऐप पे हमारा ग्रुप था, YPT पे हम बना लेते थे। तो वहाँ सब पढ़ रहे हैं, तो हमारे कंपटीशन रहता था कि अच्छा इसने आज इतने घंटे पढ़े हैं, मेरे को फर्स्ट पे रहना है। ये कहाँ पे डालते थे सर? एक ऐप आती है YPT, तो हम ग्रुप हमारा जो हम 6-7 लोग मीन्स दे रहे थे साथ में, और बाकी लोग भी, तो उस पर कंपटीशन रहता था कि अच्छा वो अच्छा पढ़ रहा है वो, तो मैं जाके पढ़ लेता हूँ। तो उसको पता चलता है कि जी सर, वो अगर ग्रुप बना ले हम तो पता चलता है कि उसका टाइमर चल रहा है और वो इतने घंटे पढ़ रहा है। तो आप कितने घंटे पढ़ रहे थे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? सर आई थिंक मंथली 310 हो जाते थे, तो एवरेज 10-11 घंटे निकल जाते, 10 घंटे 10 घंटे के आसपास। 300 का टारगेट हो जाता था। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उतना टाइम चला जाता है। जी सर, बिल्कुल तो इंटेंसिटी चाहिए हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करते थे, हर स्टूडेंट शुरू में करता है ना, तो वही 30-40-45 की रेंज में खत्म हो जाता है। वो डीमोटिवेशन जो आता है उसको कैसे टैकल करते थे? आई थिंक वो ही होना चाहिए कि जो नहीं हुआ है, जो गलत है, उस पर थोड़ा सा फोकस करके वो पढ़ना ट्राई करें। वो डिमोटिवेशन तो आई थिंक मार्क्स तो कम आते ही हैं सर टेस्ट में, अगर क्योंकि आप मेन एग्जाम तो ये है नहीं अभी, तो अभी कम आ रहे हैं तो अच्छी बात है। हर्ष का कहाँ से शुरू हुआ था ये मार्क्स, मतलब कितने नंबर से? बट खैर 104 तो 104 आप ले गए थे, तो आपका पहले ही लीप अच्छा था। ठीक आ जाते थे। प्री आई थिंक मेरा वीक पॉइंट नहीं था। अरे 2 प्रीलिम्स दिए, दोनों क्वालीफाई दोनों हो गए। इस बार तो मेरे काफी अच्छे नंबर हैं, मतलब अभी मार्कशीट नहीं आई है क्योंकि फॉरेस्ट के बाद आएगी, बट आई थिंक बाकी जो मैं वो देख रहा था कि इससे 130 से 140 के बीच में है। अरे आप तो नंबर उधार दे सकते हो किसी को, मुझे लग रहा है प्रीलिम्स में इतने नंबर आप लेके बैठे हुए हैं। कट ऑफ तो अराउंड 90 है इस बार के, 92। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर हम उस टाइम टेबल की बात करें तो जीएस भी करना होता है, 4 जीएस के पेपर हैं, कंटेंट भी रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, एसे राइटिंग भी करनी है, ऑप्शनल भी करना है। इन सारे सब्जेक्ट के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? सर आई थिंक प्लान बना के कि आज ये पढ़ना है। आई थिंक वही था कि जितने मार्क्स का पेपर है ना, तो मैं वीकली या मंथली मेरा आर का गोल होता था कि अगर ये परसेंटेज मार्क्स इस सब्जेक्ट के हैं तो इतना परसेंट टाइम मैं एटलीस्ट इसको दे दूं, या कोई मेरी कमजोरी है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दे दूं। तो आई थिंक ऑप्शनल को भी मैं ऑल्टरनेट डे या उसी दिन, रोज तो 40% तो मिनिमम देता ही था ऑप्शनल को टाइम। अदरवाइज जिस दिन मैं जीएस नहीं पढ़ रहा हूँ उस दिन 60% ऑप्शनल, 40% जीएस। और ऐसे के लिए आई थिंक शाम को मैं और मेरे दोस्त बैठ जाते थे साथ में, आधा घंटा अगर लिखे ना तो जस्ट ब्रेनस्टॉर्म कर लेते थे ऐसे। 4 लोग एक ही टॉपिक पे ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करते, फिर अपना ऐसे एक्सप्लेन कर देते थे, तो वो ऐसे के लिए ठीक हो जाता था। तो सर ऐसे ही कि बैलेंस करके प्रॉपर की, क्योंकि मुझे पता था कि एंथ्रो में मुझे नंबर बढ़ाने हैं इस बार। पिछली बार भी ठीक थे, बट आई थिंक मेरे को लग रहा था एंथ्रो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसमें मैं नंबर गेन कर सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच? जी सर, पहले प्रीलिम्स जो लास्ट ईयर 24 अटेम्प्ट में मेरे पास बड़े नोट्स थे मेरे एंथ्रो के, और जीएस के भी डिटेल डिस्क्रिप्टिव नोट्स थे, तो उनको उस टाइम पे मैंने एंथ्रो के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। टेस्ट लिखने की जगह बहुत, मतलब 1/3 कर लिए थे। अगर 1600 पेजेस के एंथ्रो के टोटल नोट्स थे तो वो 400 पेजेस में मैंने कंपाइल कर लिए थे लास्ट ईयर। इस बार वो रिवाइज किए और इस बार जीएस के शॉर्ट नोट्स बना लिए, जो जीएस के पिछली बार शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे। तो वो टेस्ट से एक दिन पहले हम यही करते थे कि मैं और मेरा दोस्त बैठ के कि जस्ट एक पेज को कीवर्ड और वैल्यू एडिशन डाल के ये तो पेपर में लिख के आना है अगर ये टॉपिक आ गया। ये मतलब कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उसको शॉर्ट नोट बनाना चाहिए क्या? कब बनाना चाहिए शॉर्ट नोट की, वो स्टेज क्या है बनाने की? सर वो शॉर्ट नोट्स की स्टेज है, पहले आपके एक अच्छा जिसमें ठीक नोट्स तैयार हों, उसके शॉर्ट नोट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको स्ट्रक्चर भी देते हैं दिमाग में कि इंट्रोडक्शन, अदरवाइज वो बुक ही बन जाएगी दूसरी फिर ना। पहले आई थिंक एक ठीक ठाक अपने नोट्स होने चाहिए जिसमें सारे टॉपिक कवर्ड हों, ब्रॉड डायमेंशंस कवर्ड हों, तो उसके बाद आई थिंक नोट्स बनाने चाहिए जब आपका एटलीस्ट 2-3 बार वो मटेरियल पढ़ चुके हैं। हर्ष, आपने मेंस के लिए कितने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे? क्योंकि अल्टीमेटली हम जो राइटिंग वाला पार्ट है वो फुल लेंथ में आता है। जी सर फुल लेंथ तो आई थिंक पर सब्जेक्ट प्री और मेंस के बीच में 2 से 3 पर सब्जेक्ट पर पेपर, तो टोटल 15 के जी आसपास सर, में जी, आपने दे दिए। जी सर।
क्या आप टाइम स्लॉट भी वो रखते थे, ऐसा फायदा मिलता है? आप जैसे 9:30 है तो 9:30 12:30 ऐसा? जैसे पेपर पास आता है तब वो फायदे में है, तब आई थिंक वो भी होते हैं सिमुलेटर्स अलग अलग कोचिंग्स जो कराती हैं, तो वो उस टाइम पे वो दे देता था। अदरवाइज आंसर राइटिंग होनी चाहिए उससे पहले तो। जी सर, समझ आना चाहिए कि आंसर ऐसे लिखना है, इतने टाइम में लिखना है, स्पीड मेंटेन करनी है। बार बार आप एक चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो दोस्त वहाँ पे हो जाते थे, है ना, ऐसे में डिस्कशन कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो बार बार दोस्ती की बहुत इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। कहते भी हैं कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल। बिल्कुल ऐसा। बट कहीं पे एक परसेप्शन ये भी है कि अगर तैयारी करनी तो अकेले करनी है। मतलब कई लोगों को परसेप्शन होता है कि तैयारी तो सबसे दूर ही रहना है, एकदम कोने में बैठ के पढ़ना है, और दोस्त की इंपॉर्टेंस यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही है। तो थोड़ा यहाँ पे बताइए कि कंपनी का कितना बड़ा रोल है आपकी तैयारी को शेप करने में सर, और वो कंपनी को हम कैसे डिसाइड करें? सर कंपनी का आई थिंक इस बार जो मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं वो कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। पहला तो कंपटीशन उन्होंने competitive हो जाते हैं। तो ये कंपनी कोचिंग भी खोल सकती है, इसका मतलब कोचिंग भी खोल सकती है, और दोस्तों को हमेशा गालियां देना ठीक नहीं है, वो काम भी आते हैं। काम भी आते हैं। तो सर इस बार मेंस दे रहे थे हम दोस्त, मेरे एक दोस्त हैं राहुल भाई हैं, ही इज इन राहुल शेखर? नो सर, राहुल जस्ट राहुल कालेर नाम है, ही इज इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो हम साथ मेंस दे रहे थे। मेरा एक दोस्त है गौरव, इस बार ही आल्सो गॉट अ रैंक 792, और मेरे और भी दोस्त हैं जिनका मेंस नहीं, जो मेंस दे रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, निशांत, सक्षम। तो हम सब साथ बैठ के एकदम तैयारी करते थे कंपटीशन में रह के। तो आई थिंक और उनसे सीखने को ही मिलता था सर। मेन बात है कि अगर दोस्त अच्छे हो तो उनसे सीखने को ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो ये मतलब लेकिन कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट ना कर रही हो, वो आपको पुश करे, और वो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर टाइम वेस्ट कर रही है तो आई थिंक दूर हो जाना। एक बात यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मैं चाहता हूँ कि इस पे बात करें कि ये उस कंपनी में तैयारी कर रहे थे, मोर और लेस सेम लेवल की तैयारी आपकी चल रही होगी, और नैना जी गॉट अंडर 100 रैंक, और इनमें से काफ़ी जो दोस्त थे इनके, उनका मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं थे, दे वर इक्वली टैलेंटेड परस मोर टैलेंटेड। तो लक का कितना बड़ा रोल है, इवन तो मेहनत का, गाइडेंस का अपना इंपॉर्टेंस है, तो अनसर्टेनिटी और लक को कहाँ देखते हैं आप इस प्रिपरेशन? सर अच्छा खासा रोल है सर, बिकॉज मतलब फाइनल सिलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अगर 15,000 बच्चे मेंस दे रहे हैं तो 15,000 भी मेहनती बच्चे हैं, वो जो भी मेंस दे रहे हैं, देन 3,000 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो आई थिंक मुझे नहीं लगता जो जिसकी अंडर 100 रैंक है या जिसकी जो इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाया किसी कुछ मार्क्स से, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, क्योंकि पिछले साल मैं इनके मुंह से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हम बोलते हैं तो लगेगा भरोसा नहीं है, इनके मुंह से सुनना। बिल्कुल। मैं भी उधर ही था पिछले साल, मैं लिस्ट में नहीं था, तो मेरे को, और मैं आसपास लोगों को देखता था कि हाँ इन्होंने भी मेहनत की। इस बार भी मैं कईयों से टच में हूँ जो मुझे पता है मेरे से ज़्यादा मेहनती। इवन जो मैं दोस्त का नाम ले रहा हूँ राहुल, मतलब मच मोर हार्ड वर्किंग देन मी, मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरे को ही सिखा दे चीज़ें। बहुत ह्यूमिलिटी है इनके पार्ट पे, और आई एम श्योर अगले साल उनका बहुत अच्छा रैंक आएगा। और आई थिंक इनसे बेहतर तो कौन समझता है अनसर्टेनिटी को। आई थिंक ही हैज 7th और 8th हाईएस्ट इन मेंस ऑल इंडिया मार्क्स के टर्म्स में। अगर हम बात करें, अगर मेंस के बेसिस पे रैंक बना दिया तो 7th 8th इनको रैंक आएगी ऑल इंडिया। और इंटरव्यू कितना बड़ा रोल है तैयारी में, तो इनसे बड़ा तो कौन समझेगा। और उस पोजीशन में रह के ये उस अनसर्टेनिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त शायद मेरे से ज़्यादा मेहनती था, मैं काफ़ी सीख रहा था। उम्मीद करेंगे कि वो दोस्त अगले साल आपके लिए भी बोलें और बहुत अच्छी रैंक उनको लेके आए। जी सर, आई थिंक वो करेंगे, मेरे को दिख जाता है, दोस्तों का पता चलता है। यार आपने जो ये फ्रेंड सर्कल बनाया है, इसमें क्या ये क्वालिफिकेशन थी कि सेम ऑप्शनल होगा सबका? नो सर, काफ़ी के ऑप्शनल लगते हैं, किसी का मेडिकल साइंस था, किसी का PSI था, बट हाँ कुछ दोस्तों के सेम थे, जैसे मी एंड राहुल हैड सेम ऑप्शनल। वो जस्ट लक था कि सेम ऑप्शनल हो गया तो अच्छी बात है। मतलब क्या ऐसा भी करते हो आप कि फ्रेंड सर्कल में है तो जैसे हम करते थे कि GS2 सर को दे दिया, GS1 के नोट्स मैं बनाऊंगा, देन वी विल शेयर एंड टीच, तो क्या ऐसा चलता है? सर आई थिंक जब नोट्स बनाने तक मेरा ये फ्रेंड सर्कल नहीं था जब मैं नोट्स बना रहा था, बट इस बार जैसे हम शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, तो मैंने और मेरे दोस्तों के हमने नोट्स देखे तो मोर और लेस सेम नोट्स थे। तो हम ऐसा करते थे कि अच्छा ये टॉपिक के शॉर्ट नोट्स मैं बना लेता हूँ, इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स तुम बनाओ, बाद में कंपाइल करके दोनों पढ़ के टेस्ट देके आ जाएंगे। ग्रेट। तो ये होता था शॉर्ट नोट्स बनाने। सिम्बायोसिस सर, आप वो सिम्बायोटिक रिलेशन, इन्होंने आपको कब बताया कि सिलेक्शन हो गया और आपका रिएक्शन कैसा था उस समय? बस इसने तब आते ही इसने रिजल्ट 2 बजे 2:10 के करीब इसने मुझे फ़ोन करा, मैं स्कूल में ही थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने क्या कहा, बोला एग्जैक्टली क्या बोला, अगर आपको याद हो? मम्मी मेरी 74 रैंक आ गई है, मैं सिलेक्शन हो गया। मगर बेटे बहुत अच्छा, भगवान को धन्यवाद दे, मंदिर में जा, प्रसाद चढ़ा, मैंने ये कहा इसे। आई थिंक
दादाजी भी कुछ बता रहे थे कि इनको जब पहली बार बताया गया कि जब रिजल्ट आया है तो दादाजी का एक्सप्रेशन कुछ अलग थे, वो बताइए आप। जब हर्ष ने मुझे बताया 2-2.25 के बीच की बात है, तो उसमें उसने कहा कि मेरा 74वां रैंक आया है और मेरा चयन हो गया है। तो मेरे आँखों से आंसू आए, आवाज़ नहीं निकली और मेरा दिल जो है कुछ ऐसा हो गया, धड़कन बढ़ गई। तो फिर इसने 2 मिनट बाद कहा, बाबा जी आप कैसे नहीं बोल रहे, क्या बात हुई? तो मैंने कहा मेरा अभी दिल जो है वो बाहर है, जब दिल अंदर आ जाएगा तब मैं बताऊंगा कि मुझे कितनी खुशी है, क्या क्या आया क्या नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर 2 मिनट बाद मैंने बात करी, फिर मैंने इसे बहुत ही आशीर्वाद दिया और जो भी मैं कह सकता था वो मैंने इसके लिए शब्द कहे। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मुझे ऐसा लगा कि मैं आज आसमान में उड़ रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दादाजी के चेहरे पे जो खुशी है ना, मतलब इस खुशी के लिए आदमी कुछ भी कर जाए भाई। परिवार वालों में जो खुशी आती है जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप मेहनत करते हो, अभी आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आई थिंक इट बिकम इम्पॉर्टेंट कि हम उस लार्जर गोल को हमेशा याद रखें कि आपकी जो आज की मेहनत है वो कल कितने लोगों की खुशी का कारण बनेगी। आप देखिए यहाँ पे सब परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी लोग बहुत खुश हैं। मैंने इनसे पूछा भी था, ये इनके भाई हैं, इनसे पूछा मैंने कि इनको मोटिवेशन ज़्यादा आ रहा है कि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और इन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को मोटिवेशन है कि मैं भी कुछ अच्छा करके जाऊँ। हर्ष भाई, आपने जब अपनी वो मार्कशीट देखी जिसमें रिजल्ट नहीं आया, तो आपने क्या एनालिसिस किया और उससे क्या आपने अपनी बदलाव किए प्रिपरेशन में? सर ये मतलब ये तो बहुत कोइंसिडेंस भी है कि लास्ट ईयर मेरे 761 टोटल थे मेंस में। ओके। इंटरव्यू से हटा के 761 टोटल थे। तो मैंने फिर प्लान किया कि अच्छा इंटरव्यू जैसे एसए में 90 थे तो इसमें थोड़े बढ़ जाएंगे, जीएस1 में थोड़े बढ़ जाएंगे, कि टोटल मेरा सपना था 851। वो बहुत बड़ा सपना होता है कि मतलब लगता है कि 851 तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला भी है सर। मैंने लास्ट ईयर मार्कशीट पे ही लिखा था कि इसमें इतने करके, इसमें इतने करके, इसमें इतने करके टोटल 851 करने हैं। जो सपना है कि चलो 820 भी रह गए तो हो जाएगा सिलेक्शन। बट समहाउ सर पता नहीं क्या स्टार्स अलाइन हुए कि इस साल टोटल मेरा 851 ही आया है। अरे ऐसा तो नहीं है कि 890 मांगने तो सही रहता है। तो सर कि मांगने में थोड़ी सी हाँ सर बिल्कुल वही नंबर मैं और दे दिए कपिल सर सर। कई बार बात करते हैं ना, तो तो हम हमेशा- बड़ी जब बातें करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि सर छोटा क्यों सोच रहे हो, क्या पता सरस्वती बैठ जाए, बड़ा ही सोच रहे हो। जो बोले बड़ा ही बोले फिर। तो मेंस में तो उतने ही हो गए, इंटरव्यू में सोचा था थोड़े से बढ़ जाएंगे। आपने सोचे नहीं थे इंटरव्यू के, थोड़े से सोचे आपने रैंक नहीं सोची थी। सर रैंक नहीं सोची थी नहीं, ये सर। तो इसने बोला था कि आपकी अगली बार में जो इंटरव्यू में कमाए तो मैं मेन में ही मतलब इतने कुछ कर लूंगा। मेन में दे दिया। हर्ष भाई, वैसे देखो आपने मेंस में काफी अच्छा किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट मतलब प्रिडिक्टेबल भी नहीं होता है। तो जेन्युइनली आपको क्या लगा, ऐसा इंटरव्यू में क्या इंप्रूव करना चाहिए था या टोटली अनसर्टेन है कुछ ऐसा सर आई लगा थिंक इस बार मेरा इंटरव्यू सेकंड डे पे था, तो मतलब उसका तो मुझे फर्क नहीं लगता। और पिछली बार जैसे मैं बहुत प्रिपेयर करके गया था, इंटरव्यू 3 महीने मेरे को मिल गए थे, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर होके गया। इस बार आई वाज थोड़ा सा चिल मैं गया था कि अच्छा आई शो कि जैसा मैं हूँ वहाँ पे जाऊँगा। तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू में आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक गया था। बट आई थिंक मैंने कुछ चीज़ ऐसी बोल दी होंगी या जो मैं अभी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, जो बोर्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो आई थिंक समहाउ मेरी कुछ कमी की वजह से रह गए होंगे मार्क्स। बट आई थिंक इंटरव्यू भी ऐसी चीज़ है दैट आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप बैलेंस व्यूज़ हैं, अवेयर हो आसपास की चीज़ों के बारे में, तो आई थिंक ठीक हो जाता है। बोर्ड का एक्सपीरियंस एक काफ़ी चीज रहता है। देखो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर कोई सीख सकता है इस बात को, कि अभी भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि बोर्ड खराब था, सब्जेक्टिविटी होती है। Yes, मतलब yes, आप देखिए कि इसमें भी कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, मैं शायद और बेहतर कर लेता। मुझको ऐसा लगता है कि मैं जितने भी टॉपर से मिला हूँ, कल मैं रैंक 38 दीवानु जिंदल जो मेरे स्टूडेंट उनसे मिला था, और पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उनके, 2 महीने के अंदर पेरेंट्स की डेथ हुई थी, जॉब के संग तैयारी कर रहे थे। तो इनमें सब बच्चों में एक खास बात है, और वो खास बात ये होती है कि ये सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करते, ये नहीं बोलते, विक्टिम नहीं बनते कि मैं गांव से हूँ तो मेरा नहीं होगा, या मेरे संग ये खराब चीज़ मेरा नहीं होगा। इनके अंदर ना एक फाइटर का एटीट्यूड होता है कि लड़ना है, जो है इसी सिचुएशन में बेस्ट करना है, मुझे कैसे भी बेस्ट करना है। ये आई थिंक हम सब सीख सकते हैं, जरूरी हम तैयारी कर रहे हो, हम किसी भी लाइफ के फेज में हो, डिफिकल्टी सबके जीवन में आती है। और आई थिंक नैरा जी ये बहुत अच्छी बात सिखा गए हमको इस बात। तो यार आगे लाइफ के क्या प्लान है? अब ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? शादी तो जीवन हो का जाएगी अभी। अभी तो टाइम है सर थोड़ा।
पहले तो ट्रेनिंग है। हम बाहर रिजॉर्ट देख के आए हैं आपके कोने पे। उधर गाँव में सर जब एंट्री करी थी ना, मैंने ये बोला था कि रिजॉर्ट आ गया सर मेरा जी। तो हम यही सोच रहे थे कि अगली बार यहीं आना है क्या। अभी तो सर प्लान्स यही हैं कि पहले तो ट्रेनिंग से पहले मैं पिछले 2-3 साल से घर वालों से या रिश्तेदारों से, दोस्तों से थोड़ा दूर रहूँ, तो उन सब से मिलूँ जुलूँ, फिर ट्रेनिंग करूँ, डेवलप करूँ खुद को, जी पढ़ूँ लिखूँ अच्छे से, देन पोस्टिंग मिल जाए वहाँ, कुछ ठीक काम करें, तो शादी तो सर उसके बाद की बात है। तो हर्ष, एथिक्स बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, मतलब रेंज ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा होती है, सब्जेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे बताइए कि और एक बड़ा चैलेंज आता है टाइम मैनेजमेंट का एथिक्स में, तो आपने कैसे मैनेज किया टाइम? पेपर पूरा कर लिया था आपने, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा पेपर आई थिंक 10-15 मार्क्स का छूट गया था सेक्शन ए में, लेकिन इस बार मैंने प्रैक्टिस की थी एथिक्स में। मैंने आपकी क्लास में पिछली बार भी लिखे थे, इस बार भी लिखे थे, मैंने क्लास ज्वाइन की थी जब, तो आई थिंक वो ज़रूरी हो जाती है प्रैक्टिस। कभी कभी हम बहुत पढ़ लेते हैं तो वो सब ठीक है, बट वो पेपर पे आना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में आना चाहिए। आई थिंक राइटिंग इज़ द की टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। तो दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी को बराबर टाइम आपने दिया कि किसी एक को ज़्यादा दिया? सर पहले जब पढ़ रहा था तब मैंने सेक्शन ए ज़्यादा ठीक से पढ़ा, बिकॉज आई थिंक सेक्शन बी में भी सेक्शन ए का पार्ट डालना होता है, तब सेक्शन बी ज़्यादा अच्छा बनता है, रेदर देन बताने के कि ये आइडियली ये करना चाहिए। वो एथिकली रूटेड आर्ग्यूमेंट से अगर हम जस्टिफाई करें उसको, तो पहले पढ़ा वो था, लेकिन मार्क्स आई थिंक दोनों में बराबर ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने रिटन में तो दोनों को बराबर टाइम दिया। लगभग 1.5 घंटा दोनों को आपने जी दिया? सर आई थिंक अभी तो मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है। आई थिंक सेक्शन बी में पहले लास्ट ईयर सेक्शन बी पहले गया था, इस बार तो सेक्शन ए से ही शुरू किया था। जी सर, इस बार पेपर पूरा हो गया था। जी सर, इस बार पेपर पूरा हो गया था मेरा। मतलब सेक्शन ए से शुरू करने का लॉजिक ये था कि एग्जामिनर पे इंप्रेशन ठीक आए शुरू से ही एंड तक। एंड में अगर थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देता हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चंस के मार्क्स शायद तब तक मिल चुके होंगे, वो इंप्रेशन नहीं बेकार बनेगा। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बच्चों को समझ नहीं पाते, आपने कैसे डील किया कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस को? सर आई थिंक जो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या तो मतलब उनको जस्टिफाई करना होता है। जैसे इस बार था अनट्रबल्ड वाला क्वेश्चन था, दोज हु आर अनट्रबल्ड इन ट्रबल। सो बेसिकली पहले तो उसको समझ ही लें हम कि व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स कि कामनेस इज एसेंशियल टू टैकल ट्रबल। तो फिर उसको आर्ग्यू करें लाइक ब्रेक डाउन करके कि व्हाई कामनेस हेल्प्स। तो फिर उसको 2-3 आर्ग्यूमेंट दे दो दैट इट आपका माइंड ठीक रहता है। मिनी ऐसे की तरह आर्ग्यूमेंट्स दें और फिर एग्जांपल से उसको जस्टिफाई कर दें। फिर उसमें रीसेंट कंटेक्स्ट भी आता है, या तो वो एग्जांपल्स में ही आप रीसेंट कंटेक्स्ट दे दें, आपके एग्जांपल्स अपडेटेड हों, या फिर एक अलग सब हेडिंग बना के कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आप बता सकते हैं कि वेयर दिस हेल्प्ड, वेयर दिस कोट हेल्प्ड इन रियल लाइफ। तो आई थिंक वैसे डील हो जाते हैं। में एक चीज मैंने बहुत सुनी है कि सर बहुत डांटते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ कि किसी टेस्ट में आपको डांट पड़ी हो जबरदस्त? सर लिखवाते टाइम डांट देते हैं थोड़ा, बिकॉज आई थिंक मुझे याद है 2024 में मैंने कुछ लिखा था, तो जस्ट मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स ना देके जो आर्ग्यूमेंट्स मैं पढ़ के आया था वही डाल दिए थे। तो सर ने लिटरली बोला था कि हर्ष उल्टी कर दिया पेपर पे, बस कि जो पढ़ के आए वही निकाल दिया है, क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं डाला है। तो वो डांट चलती है थोड़ी बहुत। मेरी बात थी वो तो बिल्कुल सही है बात। तो थोड़ी बहुत डांट तो सर डांट देते हैं। तब वो उल्टी कर दिया। दादाजी को मजा आ गया। बट वो डांट भी तभी पड़ती है क्योंकि सर पर्सनलाइज, जो आप क्लास के बाद भी घंटा 1.5 घंटा बैठ जाते थे, तो पर्सनलाइज बात हो जाती है, तो डांट पड़ जाती है, और ना बड़ी क्लास में तो नहीं पड़ती है। सर वो इसलिए होता है कि मतलब बच्चों में होता है कि जब रट्टा मारते हैं ना, याद ज़्यादा करते हैं, तो जो पूछा हुआ है उसको बात नहीं करते, आप खुद को जो पता है वो लिखते हैं, तो उसमें नंबर कैसे मिलेगा? तो मैंने इनको वैसा ही कुछ बोल दिया। और ये काफ़ी बच्चों के साथ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अनिकेत रंजन है एक, अनिकेत रंजन की कुछ 800-900 रैंक थी पिछली बार, और एथिक्स में 95 नंबर थे उनके। तो इस बार जब वो आंसर दिखा रहे थे अपने, सेम गलती उन्होंने कर रखी थी। उनको ये बोला कि भाई तुम प्रश्न का आंसर तो कर ही नहीं रहे हो। अभी उनको 128 नंबर आया है और 48 रैंक, 48 रैंक उनको है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ये जो बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन को आंसर नहीं करते। एक वो ना टाइम का प्रेशर भी हो जाता है ना बच्चे पे कि वो सामने क्वेश्चन दिखाने की मैंने 10-7 मिनट में लिखना है, तो जो आया माइंड में। मैं अगर आप मुझसे एक चीज पूछो ना कि हार्ड वर्किंग बच्चे जो हैं, मेहनती जो बच्चे हैं, सिंसियर जो बच्चे हैं, उनके नंबर क्यों नहीं आते मेंस में? ठीक है, कई बार नहीं आते। जी। अगर मुझे कोई एक फैक्टर पे बैट करनी हो, ठीक है, ऑल्दो बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो हार्ड वर्किंग बच्चों के नंबर ना आने का है, वो ये है कि वो इतना ज़्यादा तैयार हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर में कि वो क्वेश्चन पढ़ के बस जो खुद को आता है वो लिखते हैं।
क्वेश्चन की थीम को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट की तरह काम कर रहा होता है कि इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि वही लिखेंगे। बिल्कुल अब मेहनत तो कर ली है, अब वो मेहनत यहाँ भी दिख रही है, बट क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहा, आर्गुमेंट है वो क्वेश्चन से अलाइन नहीं हो रहा। जो बच्चे मेहनती हैं और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद जिनको नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं बस आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप ये देखिए कि आप क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं क्या, क्योंकि साल दर साल बहुत मेहनत कर चुके हो, याद बहुत कर चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे, फिर रैंक क्यों नहीं आ रही। आप बस ये चेक कर लो कि मैं क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ कि मैं वो लिख रहा हूँ जो मुझे आता है। मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। हर्ष भाई, कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बहन भाई होते हैं ना, उनको हम ये कंसिडर करते हैं कि वो ज़्यादा हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो इज इट ऑफ द काइंड या कुछ ऐसा मिलता है हेल्प, आपको सपोर्ट मिलती है वहाँ से भी? सर आई थिंक मेरी बहन ने तो काफ़ी हेल्प की है सर। जो रेपिटेटिव काम होता था, कोई जो मुझे पता है कि सिर्फ टाइम जाना है, कुछ ब्रेन उसमें मतलब मैं टाइम बेटर यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्वेश्चंस की ट्रांसक्रिप्ट्स बनवानी होती थी, मैं इसको अपने मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियो भेज देता था और ये लिख के क्वेश्चन लिख के मेरे को वो पूरा PDF बना के भेज देती थी। इवन प्री के टाइम पे भी अगर मेरे को कोई टेस्ट में दिया है और मेरे को मार्क्स कैलकुलेट कराने में, टेस्ट दे के आया हूँ, तो मैं फोटोज़ खींच के आंसर की भेज देता था और वो भेज तो ये मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे दे देती थी कि इतने सही हैं, इतने गलत हैं, पॉलिटी में इतने ठीक हैं, ज्योग्राफी में इतने, तो एनालाइज में बेटर कर सकता था और डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देती थी सर मेरे को। एक बात बताओ कि जब इनके आप मार्क्स देख रही थी और नंबर नहीं आ रहा था, तो डांट आपने तो नहीं लगा दी कि भैया नंबर कैसे नहीं आ रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो क्या? आप क्या बोलते थे इनको? कुछ भी नहीं, अरे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सर ये तो कहती थी कि ठीक नंबर आ रहे हैं, या फिर अगर जब रैंक पूछती थी फिर टेस्ट में कि अच्छा इसमें रैंक कितनी आई है, तो मैं इसको बता देता था कि अच्छा इतनी रैंक है, तो फिर ये खुश हो जाती थी। मतलब परिवार का हर एक शख्स, मामा हो, बहन हो, दादाजी हो, मम्मी हो, मामी हो, बच्चे हो, मुझे लग रहा है कि नींव के पत्थर की तरह इस इमारत के नीचे है और बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया है। इनकी जो सफलता की इन्होंने जो इबादत लिखी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मतलब यही होता है, जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है ना, तो सिर्फ एक कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता, उस पूरे परिवार की मेहनत होती है, उसके सेक्रीफाइसेस होते हैं जो बिहाइंड द सीन होते हैं, लेकिन हर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो सारे फोर्सेस मिलके ही अल्टीमेट रिजल्ट ला पाते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अच्छा हर्ष भाई, एक सवाल और है, ये आप बहन से जो काम करवाते थे वो ऐसा तो नहीं था कि पहले ही पाइपलाइन में डाल देता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी तो करवानी है? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मतलब उसको तो अभी इंटरेस्ट नहीं था सिविल सर्विसेज में कभी भी। मैं अभी भी शायद नहीं है, मतलब अभी बोला नहीं, अभी वो लॉ पे ज्यादा फोकस्ड है, तो जुडिशरी और लार्जर टारगेट जुडिशरी बचा है अब। समन तो यही हो सकता है अब। सर किताब वो वापस हो जा रही है, जुडिशरी पावर तो बहुत है। पावर है बिल्कुल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमको समझ में आया होगा कि परिवार का कितना अहम योगदान होता है। हमारे जो भी हम सफलता जो हमको मिल रही है वो केवल हमारे अकेले की मेहनत नहीं होती है, पूरा परिवार उसमें साथ चलता है। और जब हम बड़े बन जाएं तो उस परिवार की उन जड़ों को हमेशा याद रखें। और दूसरी अहम बात, हम चाहे गांव से आएँ, कहीं से आएँ, अगर हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, एक सेल्फ बिलीफ हमारे अंदर है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्मीद है अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे और भी अच्छी बातें करेंगे और टॉपरों के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।